प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य भारत की आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक गतिविधियों पार्ट 1। तो अब इस काल में, जैसे कि मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में आपको बताया है कि ये जो काल था, शुंग, कुषाण और सातवाहन काल, मौर्योत्तर काल और प्राग गुप्त काल, ये आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का युग था और व्यापारिक दृष्टि से अभूतपूर्व उन्नति का काल था। व्यापार वाणिज्य का धूर्त और अपूर्व विकास मौर्य काल की एक अभूतपूर्व विशेषता है। व्यापार की प्रगति को प्रारंभ में जो गति प्रदान देने का कार्य किया वो मौर्य शासकों ने ही किया था और उन्हीं के प्रयासों से जो प्रारंभिक जो स्थानीय यातायात के साधन संसाधन उनको श्रेय दिया, उनको विकसित किया। जैसे हम बात करते हैं कि पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला का जो व्यापारिक मार्ग था उसको भी चलाने का, शुरू करने का श्रेय मौर्य शासकों को ही जाता है। तो मौर्य शासकों की जो प्रारंभिक योगदान है, इस काल के जो गुप्तों से पहले तक की हम लंबे 400-500 साल तक का जो आर्थिक गतिविधियां देखते हैं, व्यापार वाणिज्य की उन्नति विकास में जो अवस्था देखते हैं, इन व्यापारिक गतिविधियों की, उनमें महत्वपूर्ण स्थान मौर्य शासकों से ही प्रारंभ होता है और उन्हीं के प्रयासों से तक्षशिला का जो व्यापारिक मार्ग है, जो पाटलिपुत्र से तक्षशिला को जोड़ता था, उनका निर्माण मौर्यों की ही देन है। अब हम प्रश्न जो बातें हैं उनको तर्क के साथ, बातों को यथार्थता के साथ जोड़ते हुए बात करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि मौर्योत्तर काल में व्यापार की जो अभूतपूर्व प्रगति हुई उसका क्या कारण था। यह भी विचारणीय है कि कृषि में हुए परिवर्तनों ने व्यापार वाणिज्य के विकास में क्या योगदान दिया। ये भी चर्चा करेंगे कि जो विभिन्न धर्म थे, उन धर्मों का व्यापार में और नगरीकरण में क्या योगदान था। विद्वानों की मान्यता है कि इस काल में कृषि उत्पादन अतिरिक्त मात्रा में हो रहा था, यानी कृषि अच्छी अवस्था में थी और जो माल था, जो कृषि में जो उत्पादन हो रहा था वो सरप्लस था, अतिरिक्त था, यानी किसान अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा उत्पादित कर रहे थे। और आप जानते हैं कि नगरों में रहने वाली जो अधिक जनसंख्या थी, जो जनता थी, रहती थी, वो खाद्य उत्पादों का उत्पादन नहीं करती थी और कृषि उत्पाद स्वयं ही व्यापार की वस्तु बन गए, क्योंकि नगरों में रहने वाली जनसंख्या अपने लिए भोजन का उत्पादन नहीं करती थी। बौद्ध तथा जैन मत के अनुयायी व्यापार में निवेश को प्रोत्साहन देते थे। कुषाण साम्राज्य की शांति और व्यवस्था, आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां वहीं सफल हैं, समृद्ध हैं, विकसित हैं और रही हैं जहां पर राजनीतिक एकता, शांति पहली आवश्यकता है। चाहे बड़ा साम्राज्य हो या नहीं हो, बड़ा राज्य हो या नहीं हो, ये बड़ा इशू नहीं है, लेकिन युद्ध, लड़ाई झगड़े, अशांति, चोरी डकैती और भय का वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए और शांत वातावरण में ही व्यापार विकसित होता है, समृद्ध होता है और वो फलता फूलता है। तो कुषाण काल में जो शांति थी, जो शांति व्यवस्था कायम रही, उसने भी विकसित व्यापार वाणिज्य में अभूतपूर्व योगदान दिया। किसी भी साम्राज्य की स्थिरता वहाँ के व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए काफ़ी हद तक, जैसा कि आप जानते, सहायक मानी जाती है, अनिवार्य है। मौर्योत्तर युग में व्यापारियों के दो प्रमुख वर्ग थे। पहला वणिक, पहला वर्ग था व्यापारियों का वणिक, जो एक ही स्थान पर बैठकर विक्रय करता था, और दूसरा वर्ग था सार्थ। सार्थ अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लाने तथा ले जाने वाला वर्ग या लोग, वो सार्थ कहलाते थे। सार्थ शब्द का भी पर्याय है समान अर्थ, अर्थात पूंजी लगाकर व्यापार करने वाले व्यापारी, और ये काफिले में चलते थे और इनको सार्थवा कहा जाता था। बौद्ध साहित्य तथा मिलिंद पन्नों के
स्वार्थों के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। व्यापारियों के लिए पुष्कलावती व्यापार विनिमय का प्रमुख स्थान था। वहाँ पर उत्तर पूर्व से एवं पश्चिम से आने वाले राजमार्ग मिलते थे। पुष्कलावती से ही पामीर के पठार होकर एक मार्ग बैक्ट्रिया तक जाता था। एक चीनी स्रोत से ज्ञात होता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में भी भारत और बैक्ट्रिया के बीच व्यापार होता था। कुषाणों की समृद्धि रेशम मार्ग पर अधिकार करने से काफी बढ़ गई थी। अब बात करते हैं जो व्यापार वाणिज्य का भूतपूर्व प्रगति जो हुई, उन्नति जो हुई, उसके सहायक तत्वों की, कारकों की, योगदान देने वाले कारकों की। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सिक्कों का बहु प्रचलन। पहला है सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रचलन। हम मौर्योत्तर काल और प्राग गुप्त युग की बात करते हैं तो इस काल के अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण विशेषता थी लेन देन के रूप में कलात्मक मुद्राओं अर्थात सिक्कों का प्रचलन तथा विनिमय होना। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कुषाणों से पहले ही हो चुका था और ईरानी शासक डेरियस ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। लेकिन यह भी तथ्य है कि आप देखते हैं कि भारत में वास्तव में बड़े पैमाने पर स्वर्ण धातु, स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक कुजुल कड़फिसेज को ही जाता है। भीम कड़फिसेज को ही जाता है। और जहाँ तक हम भारत में हम बात करते हैं कि लेख वाले सिक्के जारी करने का श्रेय, आपने पूर्ववर्ती वीडियो में देखा है, भारत में तिथि युक्त और लेख युक्त जो धातु या सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। और सर्वप्रथम भारत में बड़ी मात्रा में जो विनिमय के रूप में देख लीजिए या चलन के रूप में देख लीजिए, सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है दूसरे कुषाण शासक भीम कड़फिसेज को जाता है, जिसने बड़ी संख्या में स्वर्ण धातु, स्वर्ण सिक्के जारी किए। ऐसा संभवतः कुषाण शासकों के रोमन संपर्क के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस कारण हमें कुषाण कालीन सिक्कों में यूनानी तत्वों का अनूठा मिश्रण दिखाई देता है। कुषाणों ने स्वर्ण मुद्राओं के अतिरिक्त तांबे की और चांदी की मुद्राओं का, सिक्कों का भी चलन किया था, क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रयोग था रोजमर्रा में आपसी लेन देन में नहीं होता था। आंध्र में सीसा और तांबा दोनों ही खानी पाई गई हैं और कर्नाटक में सोने की, तांबे और कांसे के सिक्के कई देशी राजवंशों में भी जारी किए गए। जैसा मध्य भारत में शासन करने वाले नाग, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्रों में शासन करने वाले योद्धेय तथा कौशाम्बी, मथुरा, अवंती और अहिछत्र में राज करने वाले मित्रवंशीय शासक है। संभवतः इस काल में मौद्रिक अर्थव्यवस्था नगरों और उपनगरों के जीवन में इतनी गहराई से प्रवेश कर गई थी कि अन्य किसी भी काल में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात करते हैं हम, वह है टकसाल कला का विकास। टकसाल आप जानते हैं कि जहाँ सिक्के, मुद्राएं, धातुएं डाली जाती थी, चलाई जाती थी, गलाई जाती थी, तो राजकीय टकसालें हुआ करती थी। तो टकसाल कला का विकास इस काल के एक अन्य महत्वपूर्ण देन है और कुषाण सिक्कों की बनावट एवं योजना पहलव सिक्कों की अपेक्षा काफ़ी सुधरी हुई दिखाई देती है। कुषाण कालीन ठप्पा बनाने की कला में पश्चिमी शैली का स्पष्ट अनुकरण हमें दिखाई देता है कि पश्चिमी जो धातु सिक्के डालने की जो पश्चिमी देशों की कला थी, उसका प्रभाव हमें कुषाण कालीन इस मुद्रा व्यवस्था में, टकसाल व्यवस्था में हमें दिखाई देता है। भीम कड़फिसेज, कनिष्क, हुविस्क तथा वासुदेव के जो सोने के सिक्के परीक्षा करके कनिंघम एवं निष्कर्ष पर पहुंचे। कनिंघम महोदय जो धातु विशेषज्ञ हैं, वो कुषाणों के सोने के सिक्के का औसत तोल बताते हैं 423 ग्रेन, यानी उनका तोल जो है, शुद्धता की बात करते हैं, 423 ग्रेन का है। मौर्य काल के अंत तक सिक्कों पर केवल चिन्ह अंकित होता था, शासकों का नाम नहीं होता था। इस युग के प्रारंभिक सिक्कों में पश्चिमी जगत की टकसाल कला का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिक्कों पर अंकित आकृतियां यूनानी
मूर्तिकला से प्रभावित है। धीरे धीरे पौराणिक प्रतीक यूनानी भारतीय दोनों स्रोतों से लिए जाने लगे और खरोष्टी तथा यूनानी दोनों ही लिपियों में हमें सिक्कों पर लेख दिखाई देते हैं। वास्तव में मुद्राओं की एक कलात्मकता एवं विनिमय में मुद्राओं का नियमित उपयोग इस युग की मौर्योत्तर काल की और प्राग गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तीसरी जो है महत्वपूर्ण बात वो है नगरीकरण। आप जानते हैं नगरीकरण से तात्पर्य है कि जब जनसंख्या किसी भी क्षेत्र के, किसी भी देश के, किसी भी भौगोलिक प्रदेश की गांव ढाणी छोटी जगह से गांव से पलायन करके या उन्हीं को कस्बों के रूप में, नगरों के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेती है, जहां का बड़ी संख्या में निवास करती है और वहाँ की प्रमुख विशेषता होती है संसाधनों की उपलब्धता और जो उनकी आजीविका जो प्रमुख रूप से जिसका माध्यम है वो कृषि और पशुपालन नहीं होकर होता है उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। तो हमें इस काल में बड़ी संख्या में बड़े बड़े नगरों के अस्तित्व दिखाई देते हैं, जहाँ पर इसी काल में लोग नगरों में, कस्बों में बड़ी संख्या में बसना प्रारंभ किया और नगरीकरण के हमें संकेत साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य तक का काल शहरों की संख्या में वृद्धि की दृष्टि से अत्यधिक संपन्नता का काल माना जाता है। शिल्प और वाणिज्य में प्रगति और मुद्रा के अधिकाधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप इस काल में अनेकानेक नगरों की वृद्धि हुई। तक्षशिला इस युग का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह प्रथम योजनाबद्ध नगर था जो हड़प्पा संस्कृति के बाद विकसित हुआ था। वैसे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता अपने आप में नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो उसके बाद हम देखते हैं तो एक आधुनिक तरीके से विकसित जो शहर था पहला जो माना जाता है वो था तक्षशिला। तक्षशिला के उत्खनन ने इस नगर के बारे में हमारी जानकारी में काफी वृद्धि हुई है। नए शहरी केंद्रों में मथुरा का नाम भी उल्लेखनीय है। आंध्र के तटीय प्रदेशों में गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा में भी कुछ महत्वपूर्ण नगर थे, जहां से जहाज मलय प्रायद्वीप जाते थे। इस युग में दक्षिण के शहरी केंद्र थे प्रतिष्ठान अर्थात पैठन, तगर, भोगवर्धन, करहाटल, कराड़, नासिक, वैजंती, धान्यकटक, विजयपुरी जो नागार्जुन कोंडा के नाम से जानी जाती है, ये प्रमुख नगरीय केंद्र थे। शक, कुषाण, सातवाहन सभी राज्यों में नगरों का द्रुत यानी तीव्र गति से नगरीयकरण हुआ, विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में श्रृंगवेरपुर, सोहगोरा, कौशाम्बी तथा अतरंजी खेड़ा कुषाण काल में उन्नति पर थे। सातवाहन काल में पश्चिमी और दक्षिणी भारत में तगर, पैठन, धान्यकटक, अमरावती, सोपारा, अरिकमेड़ो आदि समृद्ध नगर थे। तेलंगाना में कई सातवाहन बस्तियां खुदाई में मिली हैं। कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों में नगरों का त्वरित विकास इसलिए हुआ क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ उनका व्यापार शिखर पर था। कुल मिलाकर नगरीकरण एवं नगरीय सभ्यता के उत्कर्ष की दृष्टि से हम बात करते हैं मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और प्राग गुप्त काल, तो ये नगरीकरण की दृष्टि से भी एक अभूतपूर्व काल माना जाता है। धन्यवाद।